न्यूज सेवन आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट, क्या कुछ क्षेत्र में घटित हुआ है, क्या कुछ हलचल चल रही है इन दिनों, क्योंकि 2 महीने बाद में चुनाव आने वाले हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल भी होगी, बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी और बहुत सारे मुद्दे और समस्याएं भी निकल करके आप लोगों के सामने आएंगे। तो फटाफट जुड़ें। आज केवल फेसबुक पर लाइव है, हम यूट्यूब पर लाइव नहीं है, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल स्टूडियो में लाइट बहुत ज्यादा रहती है, रोशनी बहुत ज्यादा रहती है रात को। और आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं ब्लैक चश्मा क्यों लगा रहा हूं। जैसे आज दिन में एक लाइव में जब चला रहा था, तब किसी दर्शक ने कमेंट करा था कि रिपोर्टर साहब काला चश्मा तो हटा लो। मैं आपको बता देता हूं सर, मैं इस समय इन्फेक्टेड हूं आई फ्लू से। मेरी आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं, बहुत ज्यादा जलन है और आंसू है। कल की बजाय थोड़ी सी आज राहत है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि चलो आज तो खबरनामा हम जरूर चलाएंगे। और इसलिए मुझे ये चश्मा लगाना पड़ा, वरना आपको पता है कि रात को जब हम स्टूडियो से खबरनामा आपको दिखाते हैं तो शायद ये चश्मा मैं नहीं लगाता था। तो फटाफट जुड़े। केवल फेसबुक पर आज लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़ें, हर व्यक्ति तक खबरों को जरूर पहुंचाएं। आज बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों से भी कुछ शिकायत है, बिल्कुल आप लोगों से भी कुछ शिकायत है, तो उसको लेकर के भी मैं आपसे चर्चा करूंगा और बात करूंगा सर। क्योंकि आपके और हमारे संबंध ऐसे हैं कि आप भी हक के साथ कुछ चीजें मुझसे कहते हैं और मैं भी हक के साथ आपसे कुछ चीजें कहने की हिम्मत रखता हूं। ठीक है, फटाफट जुड़ते चले और शेयर करते चलें। और मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं सर, मैं आई फ्लू से इन्फेक्टेड हूं बहुत ज्यादा, और इसलिए मुझे ब्लैक चश्मा लगाना पड़ा। और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन फटाफट जुड़े आप लोग। आकाश कुमार मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई साहब, और स्वागत है आपका। निजाम खान जी, मोंटी सैनी सलारपुर से हैं, राम राम साहब। गगन गुप्ता जी हैं, राधे राधे। राम सिंह जी हैं हमारे साथ। आमिर खान है। महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज्यादा है सर। गंगापुर में तो उतनी नहीं हुई, लेकिन हाँ प्रदेश में जयपुर है, बीकानेर है, इनमें यहाँ भी अच्छी बारिश हुई है आज। आशी अग्रवाल जी, जय श्री श्याम। नोदई महाराष्ट्र से देख रहे हैं, प्रधान अलीगंज। ठीक है सर, आपको क्या चिंता हो रही है चुनावों की? शिवचंद्र जी कह रहे हैं ना, मुझे कोई चिंता नहीं है, पूरे प्रदेश को चिंता है, पूरे प्रदेश को चिंता है। और मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है ना, यही गलत है। आपने जो सवाल पूछा है इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई कारण भी नहीं है। तंजीम कुरैशी जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल बिंदास बॉय जी, आप सही कह रहे हैं। 10 दिन से ज्यादा हो गए साहब, 10 दिन से ज्यादा हो गए मऊकल अंडरपास के आश्वासन को दिए, और आप तो 10 दिन की कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ न जाने कितने साल गुजर गए, है ना, लेकिन इसका कोई फाइनल ही नहीं हो रहा। अशोक सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे कृष्ण साहब, राधे राधे। हनुमान पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं, भाई राम राम। बलराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा सर आपसे विशेष अनुरोध है कि आज हमने ज्ञापन दिया है आपको, जिसमें हमारे गांव की सारी रोडें टूटी हुई है, स्कूल में बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्था नहीं है। उत्तम सिंह मीणा, हाँ बिल्कुल उत्तम भाई, सही कह रहे हो आप। और अच्छे तरीके से उस खबर को चलाया और हमें व्यूज भी अच्छे मिले हैं उसको लेकर के। तो ऐसा नहीं है आपके मुद्दे और समस्याएं नहीं उठाते हो, बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, तब तक आप जुड़ते रहें और शेयर करते चलें। परसों मैंने एक लाइव चलाया था जब मैं आउट ऑफ सिटी था, फिर मैंने वहां से जाकर के लाइव चलाया और कुछ खबरें आपको दिखाई। उसमें कुछ दर्शकों ने बहुत ही गंदे और भद्दे कमेंट भेजे थे, जिनको हमने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं सर, आप लोग बहुत हल्ला करते हो, मैं तो थोड़ा सा क्या इन विवादों में या इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर हम मुद्दों से भटक जाते हैं। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बीजेपी, कांग्रेस, मीडिया पहले भी था, मीडिया आज भी है, लेकिन शायद मीडिया का पहले उपयोग नहीं किया गया, मीडिया के महत्व को पहले समझा नहीं गया था। मैं आज आपको इस बात को बहुत खुल करके और बहुत साफ गोई के साथ और तथ्यात्मक तरीकों से इस बात को बताना चाह रहा हूं सर। जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, तब से खबरों को अपडेट करना, तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो चलन चला है, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा चला है। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। गंगापुर सिटी में आज हम पत्रकारिता करते हैं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे अलग अलग मीडिया सेक्शन बने हुए हैं। मुझे आप बिल्कुल दावे के साथ ये बता दीजिए कि विधायक जो कांग्रेस के हैं उन्होंने या कांग्रेस के किसी नेता ने अब तक गंगापुर सिटी में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? इतना सा जवाब मुझे दे दीजिए कि किसी कांग्रेस के पदाधिकारी ने या विधायक ने अब तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जबकि भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी या पूर्व विधायक महीने में कम से कम 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं। तो अब इसमें गोदी मीडिया और मोदी मीडिया क्या करेगा?
आप खुल करके सामने नहीं आते, आप अपनी बातें नहीं बताते, आप अपडेट नहीं करते, आप प्रेस नोट नहीं भेजते मीडिया को, तो इसमें मीडिया का दोष है? इसमें मीडिया का दोष है क्या? आप बार बार कह देते हो, मैं बहुत लंबे टाइम से सुनता आ रहा हूं ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। मैं ये समझता हूं सर, और मैंने हमेशा एक बात कही है, हमारा चैनल लोकल चैनल है, क्षेत्रीय चैनल है। हम अपने क्षेत्रीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे उठाना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा, मणिपुर हिंसा, मणिपुर में महिलाओं का अत्याचार, इससे डिनाइन कौन कर रहा है? आप मुझे बता दीजिए, किसने ये कहा है कि भाई वहां जो घटनाएं हुई है वो सही है? किसने ये कहा है कि साहब वहां केंद्र सरकार का रोल कम रहा है, उदासीन रहा है? बिल्कुल रहा है, सब सवाल उठा रहे हैं। मगर भाई राष्ट्रीय खबरों को दिखाने के लिए 700 800 हजारों चैनल पड़े हैं, हमें वो खबरें नहीं दिखानी। हमें सिर्फ मेरे लोकल क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो उठाने, और यहां सरकार कांग्रेस की है तो सवाल कांग्रेस से करेंगे। ठीक है ना? अपनी जो सोच है ना, उसमें जो कट्टरता का चश्मा लगा करके आप प्रोग्राम देखते हैं, वो बंद कर दो। खबर सिर्फ खबर है, न्यूज सिर्फ न्यूज है। उसको न्यूज के तरीके से अगर आप देखोगे ना, आम आदमी बन करके देखोगे, आम सामान्य नागरिक बन करके, तो शायद आपको समझ में आएगी। बाकी इतना जरूर मैं आपको बता दूं, एक बात मुझे बताइए, आप इतने सारे राष्ट्रीय चैनल जो हैं, वो कोई भी खबर, कोई भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं और आप चुपचाप बैठ करके देखते रहते हो। वहां कोई कमेंट करते हो आप? वहां कोई अपनी टीका टिप्पणी भेजते हो आप? भेजते हो क्या? नहीं भेजते ना। लेकिन ये लोकल चैनल है, यहां आपको ये लिबर्टी हमने दे रखी है, आजादी हमने दे रखी है कि भैया आप अपने सुझाव, विचार, अपनी जो भी चीज है बेझिझक आप हमें भेजें। हमारे लिए हर दर्शक सम्मानीय है, लेकिन माफ करना सर, किसी भी दर्शक को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी के भी बारे में गलत टीका टिप्पणी करे या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करे। परसों अरबाज भाई ने, जो भी थे, हमने उनको ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं पता वो फेक आईडी है कि ओरिजिनल आईडी है, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से गालियों का उपयोग किया, किसके लिए किया मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे दर्शकों की हमको जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, हमारा उद्देश्य सिर्फ लोकल क्षेत्र को सुधारना है, हमारी क्षेत्रीय मुद्दे और हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाना है। हमें राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच करके चैनल देखते हो तो प्लीज आपका वेलकम है, और अगर गंदी मानसिकता के साथ आप देखते हो तो बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। यहां आपको हंसी मजाक टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है सर, ये हमारा पेज है। यहां लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के सवाल और जवाब दे रहे हैं। सर ये इसके लिए नहीं है ये मंच। आपका जो भी विचार है, सुझाव है, सलाह है, आपको कोई खबर अच्छी नहीं लग रही है, विवादित है, झूठी है, बेझिझक भेजें, आप बिल्कुल भेजें। मैं हर सवाल का आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप अपनी विचारधारा हम पर नहीं थोप सकते हैं। मीडिया अपने आप में स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र ही रहेगा। मीडिया किसी मोदी का नहीं था, ना मीडिया किसी राहुल गांधी का था, ना मीडिया किसी केजरीवाल का था, ना किसी पार्टी का था। मीडिया आज भी स्वतंत्र है, बस मीडिया के महत्व को समझा। अब है मीडिया को स्वतंत्रता अब मिली है, लिबर्टी अब मिली है, अब हम बेधड़क काम करते हैं सर। और जैसा मैंने आपसे सवाल पूछा, मुझे बता दीजिए एक उदाहरण देकर के, विधायक महोदय जो वर्तमान है, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक बुलाई है, कितनी बार मीडिया को इन्वाइट करके और अपने कामों का बखान किया, बता दीजिए आप। नहीं किया। कमल जी कह रहे हैं आप लोग तो गुलाम हो, तो सर गुलामों का चैनल आप मत देखा करें, ये निवेदन है मेरा आपसे। बिल्कुल ना देखें, या तो एक अच्छी मानसिकता के साथ अगर आप देख सकते हैं तो देखें, बाकी बकवास यहां है ना और अपनी विचारधारा है वो थोपने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी पर अपनी आवाज नहीं थोप सकता, अपनी विचारधारा नहीं थोप सकता, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, लोकतंत्र है, सबको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन किसी पर भद्दी टीका टिप्पणी करना यह गलत है। आप मुझे बताइए इस बात को, कोई भी दर्शक ऐसा नहीं होगा जिस बात से सहमत होगा कि साहब आप गाली गलौज कर दो। इससे आपके परिवार के संस्कार और आपके एजुकेशन का पता लगता है। हजारों लोग यहां आपके कमेंट को देखते हैं, हजारों लोग आपके कमेंट को देखते हैं। किसको बोल रहे हैं आप? इसलिए बहुत अच्छी मानसिकता के साथ अगर आप चैनल देख सकते हैं। कट्टरता का जो चश्मा है ना, मैं कट्टर बीजेपी का हूं, मैं कट्टर कांग्रेस का हूं, मैं कट्टर इसका हूं, मैं फलाना क्या हूं, ये कट्टरता छोड़ दीजिए आप। ये खुद अपनी पार्टी के सगे नहीं है तो आपके और हमारे क्या सगे होंगे बताइए आप? क्या सगे होंगे? और मैं क्यों बताऊं यार, दिल्ली में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, असम में, बंगाल में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों बताऊं मैं?
ये तो ठीक है, आपसे जुड़ी हुई खबरें होती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, वरना हमें क्या लेना देना है। मुझे मेरे क्षेत्रीय मुद्दों से मतलब है, मेरे गांव की, मेरे ढाणी की, मेरे लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनसे मतलब है सर। मेरा विधायक क्या कर रहा है, मेरा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब है। मेरा सांसद क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब है। और जो रेगुलर देखते हैं ना, उनको सबको पता है कि मैं कहने में नहीं चूकता हूं, चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जनता की समस्या और मुद्दे सुनने पड़ेंगे और हल करना पड़ेगा। इसलिए जब आप जुड़ें अच्छी मानसिकता के साथ और अच्छे नागरिक बनकर के जुड़ें। बाकी आपकी भद्दी टीका टिप्पणी के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे लोगों को हम परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। और ये दिमाग से निकाल देना कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, आप भी इस बात को जानते हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया सर। मीडिया जिस दिन सुस्त हो जाएगा, मीडिया जिस दिन आवाज उठाना बंद कर देगा, आप मुझे बता देना, फिर कहना गोदी और मोदी मीडिया। मीडिया पहले भी था, मीडिया आज भी है, बशर्ते आप अपडेट तो करो, आप सामने तो आओ। हमें तो प्रेस नोट तक नहीं मिलते सर कांग्रेस के पदाधिकारियों के, ये तो मैं खुल के कह रहा हूं आपसे। फिर क्या करें बताओ। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, ऐसा शायद कोई टाइम जाता हो जब हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के। करते हैं, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मीडिया को बाकायदा सम्मान के साथ इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं, उनकी खबरें चलाते हैं। आप भी तो करो, आप भी तो अपडेट करो, आप भी तो कोई प्रेस नोट भेजो। क्यों नहीं भेजते हैं आप लोग? आप तो फोन उठाना ही उचित नहीं समझते और फिर कहते हो साहब मीडिया बिकाऊ हो गया। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर किसी भी दर्शक के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने का। आप देखो, दिन में मैंने एक खबर चलाई थी और बहुत जेन्युइन खबर थी सर, कॉमन खबर थी, हर ग्राम पंचायत का दर्द है वो। बिजली, पानी, सड़क सुविधा क्या गांवों में लोगों को नहीं चाहिए? आप बताइए मुझे, 18-18 घंटे आप बिजली की कटौती कर रहे हैं, वो लोग नहीं कहें, वो लोग नहीं चिल्लाएं। और वहां भी एक बंदे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, अरे रिपोर्टर महोदय आप तो चश्मा हटा लो। मतलब आपको खबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि मैंने चश्मा लगा रखा है? किस मानसिकता के साथ खबरें देख रहे हो फिर आप? धिक्कार है आप पर। और मैं उसका नाम बोल दूंगा ना तो मैं बहुत अच्छे से जानता और हूं उसको कि वो कितना घटिया और गंदी सोचकर, कितनी गंदी मानसिकता का व्यक्ति है, और जो सरकारी कर्मचारी और है। हाँ, बोले साहब रिपोर्टर साहब चश्मा हटा लो। अरे यार मुझे प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, तब जाकर के मैंने वो चश्मा लगा रखा है, वरना मुझे भी कोई ऐसा वो नहीं है। और आपको चश्मे से क्या लेना देना, मैं क्या पहन रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, आपको क्या मतलब है? किसी की व्यक्तिगत लाइफ में आप क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य सिर्फ यह है कि खबर देखनी है मुझे मेरे क्षेत्र की। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मीडिया की ताकत को पहचाने, मीडिया का जो असली उद्देश्य है ना उसको पहचाने। सिर्फ खबर को खबर के नजरिए से देखें। और यह भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जितना इनपुट आपके पास में नहीं होता ना, उससे ज्यादा इनपुट मीडिया के पास होता है। खबर नहीं आती ना, उससे पहले हमको उसके बारे में सारी चीजें पता लग जाती हैं। बिना तथ्यों की बात नहीं करते हम, बिना तथ्यों की बात नहीं करते हैं। आपने तो सिर्फ जो देखा वो सोच लिया, लेकिन उसके अंदर की क्या खबरें हैं वो हमें पता है। वो हमारे पास आती है निकल करके, तब हम आपको बताते हैं तथ्यों के साथ में। जनता के मुद्दे ना उठाएं। काहे का मुद्दा उठाऊं? मणिपुर का? क्यों उठाऊं मैं मणिपुर का मुद्दा? मेरे गंगापुर में तो रोड नहीं है, गांवों में लोगों को बिजली और पानी नहीं मिल रहा, और बोले साहब आप मणिपुर का मुद्दा उठाओ। क्यों उठाऊं भाई? मुझे तो नहीं उठाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आपने सलाह और सुझाव दी, अजय जी खेलों को शामिल करो। हमने उसी दिन से खेलों के समाचार, स्पोर्ट्स का जो समाचार है वो चालू कर दिया। इसलिए मेरा ये निवेदन है आपके लिए, हर दर्शक जो हमारे लिए ना वो सम्मानीय है सर, लेकिन खबर को खबर के तरीके से देखें। मीडिया किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं करता है। आज यहां अगर बीजेपी की सरकार होती और रोडों की ये स्थिति होती तो क्या हम चुप बैठते? कम से कम मैं तो कतई नहीं बैठता। सरकार किसी भी की भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सड़कें भी चाहिए, हमें बिजली भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। अब यहां सरकार कांग्रेस की है, विधायक कांग्रेस का है, तो सवाल तो इन्हीं से करेंगे ना यार। मोदी से सवाल करने थोड़ी जाऊंगा मैं। वो चीज है। फटाफट जुड़े और जोड़ते चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यक्तिगत रूप से कोई ना लें, और व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में टिप्पणी भी नहीं करें, ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है।
आपके संस्कार, आपकी शिक्षा वहां नजर आती है, क्योंकि हजारों लोग इसको देखते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज तारीख है 26 और बार है बुधवार। पहले राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें वो मैं बता देता हूं। भारत रक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत अब बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो खुद बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है उस पर सरकार काम कर रही है, और ज्यादातर हथियार जो हैं, सैन्य उपकरण जो हैं, वो भारत अब खुद निर्मित कर रहा है, मेड इन इंडिया। और अब लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी भारत की सेना ने कर दी है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम होगा, और भारत इसे बनाने के लिए 20.5 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। यानी रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हमारी सैन्य ताकत वाकई में अब बहुत आगे है। आगे बढ़ते हैं। और लोकसभा में आज कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया था सरकार के खिलाफ। मणिपुर की हिंसा को लेकर के आप मान लीजिए, या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर के। और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने कहा कि अविश्वास पर बहस का समय सभी दलों से बात करके और फिर तय किया जाएगा, और इस पर चर्चा होगी। मणिपुर हिंसा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा, फिर वही कहोगे आप बीजेपी और कांग्रेस। लोकसभा की कार्यवाही आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, कि जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि भैया हम चर्चा करने को तैयार हैं, तो विपक्ष हल्ला क्यों कर रहा है? चर्चा कर लीजिए ना। आप चर्चा भी चाहते हो और चर्चा करने के लिए माहौल भी नहीं बना रहे हो, तो फिर संसद की कार्यवाही बार बार इससे बाधित होती है। कई बार संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी है। आखिर में अब देखते हैं कब इसको लेकर के चर्चा होती है। और आज कारगिल विजय दिवस भी है। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं कारगिल में, आज से 24 साल पहले की घटना थी, और जितने भी हमारे नौजवानों ने, हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उन सबको हम सत नमन करते हैं और अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं कि अगर आप नहीं होते तो शायद हमारा देश सुरक्षित नहीं होता। तो कारगिल विजय दिवस है आज। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर जाकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको याद होगा पिछली साल जब मैं लेह लद्दाख की यात्रा पर गया था तो मैंने कारगिल वॉर दिवस आपको वहां से दिखाया था। बहुत खूबसूरत जगह है, और वहां हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उन सबकी मेमोरीज लगी हुई हैं सर वहां पर। और आपको मैं बता दूं, आज कारगिल युद्ध के 24 साल पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल में तिरंगा लहरा करके और अपनी जीत घोषित की थी, और इस जंग में भारत के 527 जवान शहीद हुए। 527। शेयर कम कर रहे हो भाई, और बहुत कम लोग जुड़े हो। आज फेसबुक पर लाइव नहीं है हम, सिर्फ सॉरी यूट्यूब पर लाइव नहीं है। ये कह रहे हैं वॉइस सही नहीं आ रही। नहीं, वॉइस का मसला देखो सर, अगर वॉइस को लेकर के कोई इश्यू है तो वॉइस सही क्यों नहीं आ रही? देखें एक बार, अटक रही है क्या बीच में ना? आवाज कम है, सही आ रही है? आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, हम भी चेक कर रहे हैं यहाँ पर। आवाज हम भी रेगुलर चेक कर रहे हैं भाई, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। आवाज को लेकर के तो कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आवाज का तो कोई इशू नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है ना? आवाज को लेकर के तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार और मुझे बता दें कि आपके पास प्रॉपर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। शेयर बहुत कम कर रहे हो आप लोग। राजेश जी कह रहे हैं सही है आवाज, बिल्कुल ठीक है सर। विजय जी कह रहे हैं धन्यवाद सर। हेमंत जी कह रहे हैं राधे राधे, है ना? सही है। हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आवाज सही है सर, है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ को? अगर कोई नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मैं कह नहीं सकता सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कभी भी कारगिल में एलओसी पार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत एलओसी पार नहीं कर सकता। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा पार जाकर के भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है, और आने वाले दिनों में एलओसी पर भारत की निगाह जरूर रहेगी। ये सही बात है। ये राष्ट्रीय लेवल की खबरें थी। अब बात करते हैं खेलों की। खेलों में क्या कुछ है, तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इस बार भारत में ही होगा।
50-50 जो ओवर है उनका वर्ल्ड कप जो है 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लेकिन इसकी तारीखें बदली जा सकती है। सूत्रों से खबर आई है कि 15 की बजाय 14 तारीख को यह मैच करवाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने आईसीसी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक यह है कि 15 तारीख को नवरात्रि का त्योहार है और सुरक्षा को लेकर के गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये मैच जो है वो 14 अक्टूबर को करवाया जा सकता है। इसको लेकर के अभी फाइनल डेट शुरू नहीं हुई है, जारी नहीं हुई है। भारत ने वेस्ट इंडीज को लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज हराई है टेस्ट में, और टीम 2 टेस्टों की जो सीरीज थी उसको 1-0 से अपने नाम कर लिया है भारतीय टीम ने, और अब वनडे जो मैचेज हैं वो शुरू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। शेयर कम कर रहे हो और बहुत कम लोग जुड़े हो, शुरू में तो अच्छे जुड़ रहे थे, अभी क्या लफड़ा हुआ? अच्छा, आकाश जी कह रहे हैं देरी से आवाज आ रही है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है आकाश भाई। जब आपको लिपसिंग अगर मैच ना हो तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं नेट की प्रॉब्लम है ना? हाँ, हमारे यहाँ हम आवाज रेगुलर चेक कर रहे हैं सर, आवाज से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आ रहा हमारे पास में। इंटरनेट की समस्या हो सकती है, तो बरसात का टाइम है, थोड़ा सा गड़बड़ रहता ही है, ठीक है ना? माइक आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल इन फ्रंट लगा हुआ है, तो ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। सभी जगह स्वास्थ्य मित्रों को बैग मिले हैं जीजीसी की मालूम करना। ओके ठीक है, हेमंत जी कह रहे हैं स्वास्थ्य मित्रों का तो सर अपना खुद का रोना है बेचारों का, क्या करें वो भी। चलिए प्रदेश लेवल की खबरों की बात करते हैं और बात करते हैं शुरुआत आरपीएससी से। जी हाँ, आरपीएससी के विवादों के बीच में अब अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने अपना पद छोड़ दिया है। जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को 23 जुलाई को ही भेज दिया है। दरअसल चुनाव लड़ने की इच्छा है, फुलेरा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा। उनसे मालूमात जब किया गया तो उनका कहना था कि सूत्रों के अनुसार कि अपने कार्यकाल में उन्होंने तेजी से काम किया और लगभग 100 से ज्यादा भर्तियां करवाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 8 भर्तियां ऐसी हैं जो अटक सकती हैं, जिनमें डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। कारण यह है कि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, 1-1.5 महीने उनको काम समझने में लग जाएंगे, तो बहुत सारी नियुक्तियां ऐसी हैं जो अब 1-1.5 महीने लेट हो सकती है, ठीक है ना? महेंद्र जी कह रहे हैं स्पीकर तो खराब नहीं है, आवाज तो सही आ रही है, धन्यवाद। मधु भाई चश्मा जम रहा है, मैं फिर निवेदन कर देता हूं, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आई फ्लू से इस समय बहुत ज्यादा परेशान हूं, और आप में से अगर कोई दर्शक देखना चाहे ना तो मैं दिखा भी सकता हूं कि मेरी हालत क्या है, लेकिन मुझे ये प्रोग्राम करना था इसलिए, क्योंकि कल नहीं आया था। बाकी मैं आई फ्लू से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हूं और इसीलिए मैंने ये चश्मा लगा रखा है ना? ठीक है ना, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के कुछ भर्तियां जो हैं वो डिले हो सकती हैं, जिनमें सूचना सहायक है, कनिष्ठ लेखाकार है, नर्सेज हैं, पर्यवेक्षक हैं, है ना, और सुपरवाइजर है। इनकी भर्तियां थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, ये कहना है आरपीएससी के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा, वो फुलेरा से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। सीमा हैदर के बाद अब अंजू का बवाल, यही तो चल रहा है इन दिनों देश में, है ना? मीडिया पता नहीं कौन कौन सी चीजें उठाता है। मैं कह रहा हूं अगर जनता के मुद्दे अगर मीडिया उठाए ना तो ज्यादा अच्छा है, पर ठीक है, वो राष्ट्रीय लेवल के मीडिया है तो वो राष्ट्रीय लेवल की खबरें उठाएंगे, क्षेत्रीय मीडिया है तो वो क्षेत्रीय लेवल की खबरें उठाएंगे, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। सीमा हैदर का विवाद थमा नहीं, अब आ गई साहब कहानी में नई एंट्री, नई हीरोइन अंजू। राजस्थान के अलवर की रहने वाली है और अलवर के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई साहब, शादी का प्री वेडिंग शूट करवा लिया नसरुल्लाह के साथ में। और अंजू के जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनका कहना था कि अब अंजू के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर उसे वीजा वहां नहीं भी मिलता है और वो वापस भारत भी लौटती है तो भी हमारे घर उसके दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। और प्री वेडिंग शूट करवाया साहब, देखे थे, वीडियो चल रहे थे आज सोशल मीडिया पर। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। आज नहीं सहेगा राजस्थान के तहत अभियान के तहत महिलाओं ने कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के घरों के बाहर थाली बजा करके प्रदर्शन किया। आपको मैं बता दूं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर के गेट पर वो चढ़ गई, थालियां बजाई और लाल डायरी लहराई। युवा मोर्चा भी कल 200 विधानसभाओं में बाइक रैली निकालेगा। ये चुनाव है, चुनाव है, हर पार्टी अपने हिसाब से अपना कैंपेनिंग चलाएगी, अभियान चलाएगी, हर तरीके से वोटर को लुभाने का प्रयास करेगी।
इसमें मीडिया कुछ नहीं कर रहा, मीडिया सिर्फ वो है जो दिखा रहा है, ठीक है ना, वो चीज है। और लाल डायरी का जिन परसों भी मैंने इस बात को कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी करी, अरे साहब आप तो बीजेपी का टिकट ले लो, अरे साहब आप राजनीति में आ जाओ। भाई जो और चैनल दिखा रहे हैं तब आपको आपत्ति नहीं है, और अगर लोकल में जब भारद्वाज जी कुछ बता रहे हैं, न्यूज सेवन राजस्थान कुछ बता रहा है, तो आप लोगों को आपत्ति है, क्योंकि यहाँ कमेंट करने का अधिकार दे रखा है ना आपको, और पे तो आपको टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकते हो। यहाँ अधिकार है, यहाँ लिबर्टी है, तो आप कर रहे हो। जो हो रहा है, जो विधानसभा में हुआ, वो और चैनलों ने भी दिखाया और हमारे चैनल ने भी दिखाया। इसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? लाल डायरी का सच क्या है, झूठ क्या है, ये अलग बात है, जांच का विषय। और हम तो जो बर्खास्त मंत्री है गुडा, उनसे भी पूछना चाह रहे हैं, भाई साहब आप खुलासा कर क्यों नहीं रहे फिर? और हम तो यही सवाल कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं कि जब आपको लाल डायरी का इतना बड़ा जिन आपके सामने खड़ा हो गया, तो आप भी जांच करवा लो ना, परेशानी क्या है? लाओ साहब लाल डायरी, खोलो साहब लाल डायरी, क्या इसमें निकल करके आता है? वैसे मैं आपको बता दूं, ये मसला आज का नहीं है, इसकी गहराई में जाओगे, जब जांच करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगेगी कि ये मामला कब का है। धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ इनकम टैक्स कार्रवाई करने गया था, तब इस डायरी को लेने किस किस को भेजा गया था। हाँ, धीरज गुजर जी वहां गए थे, मंत्री राजेंद्र गुड़ा वहां पर गए थे, इनकम टैक्स के अधिकारी उस समय सिर्फ अधिकारी थे और चंद फोर्स थी, बाद में बुलाई गई है फोर्स, तो वहां से डायरी निकाल करके लाए। बहुत है अंदर का जो शायद आपको पता नहीं है। राजेंद्र गुड़ा ने बहुत सारी डायरियां अलमारी से निकाल करके और खिड़की से नीचे फेंक दी, तो साहब वो डायरिया कहां गई? राजेंद्र गुड़ा के पास आज भी एक कर्मचारी परमानेंट रूप से काम कर रहा है, वो वही कर्मचारी था जो उन डायरियों को लेकर के फरार हुआ था। है आपको जानकारी? नहीं है ना? तो वो चीज है, आप तो बस जो दिख रहा है उसके बारे में टीका टिप्पणी कर देते हो, अंदर की तो आपको पता ही नहीं रहती। सोच समझ करके टीका टिप्पणी करें, ये ध्यान रखें। आपसे ज्यादा पता मीडिया को रहता है, अंदर की सारी खबरें मीडिया के पास में रहती है, कोई बता देता है, कोई नहीं बता पाता। और मैं तो खुल करके बोलता हूं सर, निष्पक्षता के साथ में। अच्छा करोगे बिल्कुल दिखाऊंगा, बुरा करोगे वो भी दिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ तारीफ ही तारीफ करना नहीं आता। अगर मणिपुर हिंसा पर एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोले हैं, तो इसको लेकर के भी हम यही कहते हैं, यही कहते हैं कि बिल्कुल बोलना चाहिए था उनको। आज इतने दिन से मणिपुर झुलस रहा है, एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या आप इतने असक्षम थे कि मणिपुर हिंसा को नहीं रोक सकते? आपका ऐसा क्या लोभ था, क्या ऐसा कारण था कि वहां मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया? और जब आप पर स्थिति नहीं संभल रही है, तो आखिर वहां प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया गया? बिल्कुल सवाल है, बनते। लेकिन उन मुद्दों को उठाने के लिए राष्ट्रीय चैनल है सर, फिर हम अपने मुद्दों से खो जाएंगे, अपने मुद्दों से भटक जाएंगे। हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हमारे लिए ज्यादा मायने रखते, और ये चीज समझनी पड़ेगी आपको और हमको। तो ये लाल डायरी का जो जिन है ना, ये अभी तो बहुत दिन तक वो करेगा। और एक सबसे बड़ी बात, जब तक आप सरकार में हो तब तक आप सेफ हो, चाहे कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े गुनाहगार हो। जैसे सरकार ने बर्खास्त किया, आपके खिलाफ ईडी, ईबी, सीबीआई सब आ जाएंगी। और अब राजेंद्र गुड़ा के साथ भी ये हो रहा है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। 1 साल पुराना कोई जमीनी विवाद का मामला था, उसको लेकर के अब जांच जो है सीबीआई सीडी को सौंप दी, और अब जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़े बड़े मुद्दों को जब मांग करते हैं तब तो आप सीबीआई को नहीं सौंपते, अब हमने सीबीआई सीडी को सौंप दी, क्योंकि अब आपके बर्खास्त मंत्री हैं वो। चलो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करवाओ साहब। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभी तक सचिन पायलट चुप क्यों है? चुप क्यों है? गुड़ा तो वो थे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। लाल डायरी का जिक्र तो उन्होंने उस समय भी किया था जब आपने वो यात्रा निकाली थी। आपका एक भी शब्द अभी तक सामने निकल करके नहीं आया। तो ये राजनीति है, ये किसी की सगी नहीं है सर। और ये जो नेता है ना, जिनके बारे में, जिनको लेकर के हम बड़े कट्टर बन जाते हैं, ये खुद अपनी पार्टी के सगे नहीं है, तो फिर किन के लिए लड़ाई लड़ाएं? ठीक है। और आज महिला मोर्चा ने जो है अच्छा प्रदर्शन करा, और 200 विधानसभाओं में कल यूथ जो भाजपा है वो भी प्रदर्शन करेगी, बाइक रैली निकाल करके। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा को 1 साल पुराने जमीनी विवाद से जुड़े मामले की जांच अब सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है। गुड़ा के करीबियों पर भी अब एक्शन होना शुरू हो गया। तब तक तो सब पाक साफ थे, है ना, तब तो सब बढ़िया थे, ईमानदार थे। और जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ बोला, अब इनके करीबियों पर भी कार्रवाई होना शुरू हो गया। लाल डायरी का सच
बहुत कुछ है खंगालने का प्रयास करना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मंत्री महेश जोशी ने भी अब गुडा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने सारे जो विधायक है उनको सबको दुष्कर्मी बता दिया, सबको लपेट लिया। महेश जोशी के बारे में भी टीका टिप्पणी की है। इसको लेकर के अब महेश जोशी जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और राजेंद्र गुडा के खिलाफ जो है मानहानि का दावा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग जुड़े हो सर और बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा बढ़ाओ सर। आज तो यूट्यूब पर लाइव नहीं है, हम केवल फेसबुक पर लाइव है, तो आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दोहरे सैकड़े तक तो पहुंचाओ। चलिए कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सर, है ना। हर व्यक्ति तक खबर पहुंचनी चाहिए। प्रदेश में आज जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर और सीकर में तेज बारिश का दौर देखने को मिला। जयपुर की सड़कें जल भराव से जलमग्न हो गई। हम गंगापुर का रोना रोते हैं, यहाँ राज्य की राजधानी की हालत खराब है। और पिछले 24 घंटों में कई जिलों में 1 इंच से लेकर के 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। और बीसलपुर बांध में भी पानी की लगातार आवक बढ़ रही है। वहां का जो गेज मीटर है वो लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक बारिश का ये दौर रहेगा। 29 जुलाई के बाद में फिर बरसात या मानसून जो है उसमें कमी आई। प्रधानमंत्री मोदी कल सीकर में रहेंगे। मोदी कल किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जो है वो किसानों के खातों में डालेंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर के प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो कर ली है। आगे बढ़ते हैं। शेयर कम कर रहे हो भाई और बहुत कम लोग जुड़े हो। हाँ, बहुत कम लोग जुड़ रहे हो और बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो। बढ़ाओ सर। अगली अच्छी खबर, संविदा कर्मियों को सीएम की सौगात। जी हां, नियमों में संशोधन पर नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो तय कर दी गई है। इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अनुभव जो है, पिछला अनुभव वो संविदा कर्मियों के काम आएगा, वो उनकी भर्ती में शामिल होगा। और संविदा कर्मियों को सेवा का जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा। यानी उम्मीद ये कर सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर सिर्फ आश्वासन है तो बात अलग है, लेकिन आने वाले दिनों में संविदा कर्मियों की समस्याओं को भी कहीं ना कहीं सरकार दूर करने का प्रयास जरूर करेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट रहेंगे 2 दिन के अपने विधानसभा क्षेत्र में। 27 और 28 जुलाई को जो उनका निवाई टोंक वाला जो क्षेत्र है वहां पर वो रहेंगे। आज तो वो बेंगलुरु थे। कल सीएम फिर देंगे 500 रुपए सिलेंडर योजना की सब्सिडियों का जो लाभ है वो सीधा खाते में डाला जाएगा, क्योंकि दूसरा महीना शुरू हो गया तो वो पैसा डालना है डीबीटी के माध्यम से। गत दिनों हुए कुलदीप जगीना हत्याकांड में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और गिरनी ही थी। ये तो हमें पहले भी लग रहा था कि हाँ, जो है पुलिस विभाग इन पर कार्रवाई तो करेगा। कि साहब पुलिस कस्टडी में चलती रोडवेज बस में किस तरह फायरिंग हो गई, किस तरह एक व्यक्ति की हत्या हो गई, पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, उन्हीं की ले दे करके लापरवाही निकल करके सामने आ रही है। और जितेंद्र गुजर जी, हाँ बिल्कुल जितेंद्र भाई, मैंने ये समस्या ओएसडी मैडम को भेज भी दी, उनको सजेशन भी दे दिया और ओएसडी मैडम ने भी, मुझे भरोसा है जो मेरे पास उन्होंने जवाब दिया था, जो इसके ऐसी हैं पीडब्ल्यूडी के, क्योंकि जैसा आपने बताया कि साहब वो एक अगर पाइप डल जाए और ऊपर से अगर बच्चे निकल सकते हैं या लोग निकल सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने ये सजेशन ओएसडी मैडम को भेज दिया है। उम्मीद यही कर रहे हैं, लेकिन सर वही बात है, काम तो इनको ही करना है। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, कोई भी सरकार योजना गलत नहीं बनाती है। सारी योजनाएं जन कल्याण से जुड़ी हुई बनती हैं, लोगों के लाभ के लिए बनती हैं। आपको पता है गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ वहां होती है अगर कैप्टन सही नहीं हो तो फिर मॉनिटरिंग नहीं कर पाता। राजस्थान में पिछले 4 साल में, 4.5 साल में हुआ क्या है? 2 साल तो हमारा कोरोना निकल गया, बाकी का कुछ टाइम बचा तो इनकी न्यूला कुश्ती में निकल गया। कई महीनों तक सरकार होटलों में पड़ी रही, विधायकों को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया। बल्कि विधायकों ने खुद ने यह कहा है कि सब कर्मचारी हमारी बात नहीं मानते, तो फिर काम होंगे कैसे बताओ? अब इसमें कोई पार्टी क्या करेगी, इसमें कोई मीडिया क्या करेगा, ये बताइए आप। काम तो इन्हीं को करना है ना, छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। आप और हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि साहब बिजली की व्यवस्था राजस्थान में खराब है, पर्याप्त मात्रा में बिजली राजस्थान सरकार खरीद नहीं पाई है। आखिर कोल आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है, सरकार कोयले की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? आप देख लीजिए, पूरे 1.5 साल निकल गए, पूरे 1.5 साल निकल गए, भाड़ में गया कोयला, वो तो बात की बात है। आप ट्रांसफार्मर, डोरी, मीटर ये तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे बिजली विभागों को, तो फिर जनता का काम कैसे होगा? फ्यूज बांधने तक को तार नहीं है। अब इसमें किसका दोष है? और जो अंध भक्त है ना, वो आकर के यही कहते हैं, अरे साहब आप तो कांग्रेस की बुराई करते हो। अरे भाई, सरकार कांग्रेस की, हम क्या करें? सवाल तो इन्हीं लोगों से पूछेंगे।
ये कंडीशन बिजली विभाग की इतनी बुरी कंडीशन है। और ये आज की बात नहीं है, सरकार के पास तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए हैं, समय रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मंत्रियों को इतनी नॉलेज नहीं। गहलोत साहब को यह चाहिए था किसको पकड़ के रखूं, किसको छोड़ दूं, मुझे मेरी सरकार बचानी, मेरी कुर्सी बचानी, इसी में लगे रहे और इतना टाइम निकल गया। अब आप 4.5 साल बाद में लगा रहे हो राहत कैंप, अब आप 4.5 साल बाद में सोच रहे हो इन सारी चीजों के बारे में। ये चीजें पहले सोचने की थी, अब तो बहुत देर कर दी हुजूर आला आपने। समस्या तो ये है, अब कहने भी जाए तो किससे कहें, आपसे ही कहेंगे और किससे कहेंगे। वो चीज है कि वो कट्टरता का चश्मा लगा करके ना सिर्फ खबर को खबर के तरीके से देखें कि हाँ जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन समस्या है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाब तो दो आकर के। तो ये कंडीशन है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, कल ये सिलेंडर वाली सौगात मिलेगी। कुलदीप जगीना हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मी जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। ये राज्य के लेवल की बड़ी खबरें थी। प्रदेश में इसके अलावा कोई हलचल नहीं है, बारिश सब जगह हुई है और कई जिलों में हुई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावों पर ही सारी पार्टियों का फोकस है। आने वाले दिनों में नए नए लोग आएंगे, नई पार्टियां ज्वाइन करेंगे और फिर चुनावी रणनीति तय करेंगे। पार्टियां इसी में लगी हुई हैं, एक दूसरे की कमियां और आरोप पर प्रत्यारोप लगाना। अब देखिए खालिद चौधरी जी कह रहे हैं अजय जी थर्ड ग्रेड वालों से सरकार की क्या दुश्मनी है जो सबके ट्रांसफर कर दिए। पर अब आप मुझे बता दीजिए, आज तक पिछले 1 साल में 1.5 साल में इस सरकार पर तबादला नीति नहीं बनी। और जब भी इनसे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं तो एक ही बात कहते हैं, तो बस तबादला नीति बना रहे हैं, तबादला नीति बना रहे हैं। तुम्हारी शर्म मर गई, तुम रोजाना ट्रांसफर करते हो, आईएएस आरएएस अलग अलग विभागों में सबके ट्रांसफर हो रहे हैं। ये थर्ड ग्रेड टीचर वालों से आपके विधायकों ने जो पैसे ले लेकर के, मैं खुल करके कह रहा हूं, खुल करके कह रहा हूं, अगर किसी को सबूत चाहिए ना तो सबूत देने को तैयार हूं। विधायकों ने रेट फिक्स कर रखी है, बिल्कुल। तबादलों को लेकर के कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने रेट फिक्स कर रखी है, 1.5 लाख 1 लाख रुपए लिए हैं, डिजायर ले ली। 80 से 85 हजार थर्ड ग्रेड टीचर वो हैं जिनके तबादलों की लिस्ट भेज दी गई, लेकिन आज तक तबादले नहीं हुए थर्ड ग्रेड टीचरों के। क्यों नहीं हुए साहब? किस चीज से डर रहे हो आप? ये इंसान नहीं है, इनकी अपनी जरूरतें नहीं है, इनकी अपनी समस्याएं नहीं है, और आप पे 1.5-2 साल में तबादला नीति नहीं बनी और राहत कैंप लगा दिए, योजनाएं सारी बन गई, हाथों में पैसे डालना शुरू शुरू कर दिया, और जो पिछले आपके पाप है वो धुल्ले पे आप आ नहीं रहे। आप पे कर दो ना, कर क्यों नहीं रहे? और अगर नहीं कर रहे तो सामने आकर के एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को सामने ये बता दीजिए कि साहब ये समस्या आ रही है इसलिए थर्ड ग्रेड टीचरों के तबादले रुके हुए हैं। बताइए क्या जेन्युइन मुद्दा नहीं है? रोजाना ट्रांसफरों की लिस्ट आ रही है और थर्ड ग्रेड टीचर को लेकर के अभी भी आप भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी आप क्लेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार ये लोग आंदोलन कर चुके हैं, कितनी हड़तालें कर चुके हैं, और आप बार बार एक ही बात कहते हो बहुत जल्दी शुरू होने वाले, बहुत जल्दी शुरू होने वाले, बहुत जल्दी शुरू होने वाले। लिमिट होती है सर हर चीज की। आश्वासन सब चीजों के मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहे। रोना इस बात का है बस, और कोई शिकायत नहीं है। आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, आपने वो सारे काम कर दिए जो शायद कोई नहीं कर पाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो धरातल पर तो नजर आए। 30 तारीख तक आपको जिलों का नोटिफिकेशन जारी करना था, नहीं किया आपने। किस चीज से डर रहे हो भाई? और अगर डर रहे हो तो फिर जिले घोषित क्यों किया आपने? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? जब जिला बन ही गया तो नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, किसको शामिल करना है किसको हटाना है। रामलू भाई कमेटी ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी। अगर आपके पास रिपोर्ट भी नहीं आई, कोई भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसी क्या आपकी महत्वाकांक्षा थी कि आपने 19 जिले बना दिए, नए संभाग बना दिए, और अब आप उसको लटकाते जा रहे हो, कंटिन्यू लटकाते जा रहे हो। कब करोगे इनको घोषित? 2 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, 2 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को। गहलोत साहब लिस्ट मांग रहे हैं, कौन कौन से शिलान्यास करना है बस वो बता दो आप तो फटाफट, ताकि 2 महीने के अंदर अंदर सारे शिलान्यास और उद्घाटन कर दें। काम हो मत हो, सिर्फ उद्घाटन कर दो। उद्घाटन तो महूकल अंडरपास का भी किया था 2013 में, शिला फट्टी का ही टूट गई, वो महूकल अंडरपास नहीं बना। 5 महीने से तो वो सुनते आ रहे हैं साहब दे दिया हमने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा, साहब टेंडर भी हो गया, सूरत की कंपनी को मिल गया। भाई नीम का पत्थर तो रख दो, नीम का पत्थर तो रख दो। अब किससे पूछूं? मोदी जी से? कहां है वो अंधभक्त? आओ ना और कमेंट करो मेरे पास और दीजिए मेरे सवालों का जवाब कि भाई क्या हुआ, मुझे बता दीजिए आप।
वो चीज है कि आपको एक अपनी जो मानसिकता है ना, ये कट्टरता, ये निकालनी पड़ेगी। मीडिया पहले भी स्वतंत्र था, मीडिया तो आज भी स्वतंत्र है, और कोई हो ना हो, हम तो निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं सर। अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं? तो 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारियों ने आज ऐसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ओपीएस है, तबादले हैं, वेतन विसंगति है, इन विभिन्न मांगों को लेकर के आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और 7 अगस्त तक जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करने का इनका विचार है, ताकि इनकी मांगे पूरी हो। इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर को लेकर के बताओ, ये कब से मांग कर रहे हैं? जयपुर क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है, माधोपुर क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है, वो बेचारा जोधपुर में पाली में जाकर के काम कर रहा है। इतनी तो आप तनख्वाह नहीं दे रहे जितना उसका खर्चा हो रहा है, वहां जाकर के नौकरी कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है इंटर डिस्कॉम तबादलों में? आपको कर दो ना। मांग हो रही है, वर्षों से मांग हो रही है, लेकिन आज तक इसको लेकर के एक सुगबुगाहट नहीं हुई। अब बताओ, कहें या ना कहें? खालिद चौधरी जी कह रहे हैं आवाज सही आ रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। और मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज काली पट्टी बांध करके पैदल मार्च निकाला। करौली जिला मुख्यालय से, सेक्रेटरीट से और कलेक्ट्रेट तक उन्होंने पैदल मार्च निकाला और ज्ञापन सौंप करके मणिपुर में शांति बहाली की मांग की है कि शांति बहाल होनी चाहिए। और वाकई में बहुत लंबा टाइम हो गया सर, ऐसा काला अध्याय मणिपुर में अब से पहले शायद हिंदुस्तान की तारीख में कभी लिखा नहीं गया जो मणिपुर में इन दिनों देखने को मिल रहा है। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है, शर्म इस बात की आ रही है कि आखिर केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो अपने आप को इतना स्ट्रांग समझती है, इतना मजबूत मानती है, वो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्या है वहां के ऐसे मुख्यमंत्री में जिनको हटाया नहीं जा रहा? ये समझ नहीं आ रहा। तो इसको लेकर के प्रदर्शन किया। करौली जिला अस्पताल के बाहर एक होटल के सामने आज एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान सिब्बू सोनी गुलाब बाग के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करके और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कल करौली मंडरायल रोड पर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल जो कॉलेज है उसका उद्घाटन करेंगे। हिंडौन में भी आज मानसून मेहरबान हुआ, शाम को जमकर के बरसात हुई है। हालांकि ये वहां से रिपोर्ट आई कि साहब बहुत मामूली सी बरसात में भी हिंडौन की स्थिति खराब हो गई। गंदगी, कीचड़, नालियों का ओवरफ्लो होना, गजब। और वहां 3-3 लोग बैठे हैं, एक ही परिवार के 3-3 लोग बैठे हैं। विधायक भी, उनका बेटा सभापति, उन्हीं का बेटा प्रधान, और फिर भी हिंडौन की ये दुर्दशा है। वैसे सुनने में ये आया है भरोसी लाल जी का ये अंतिम कार्यकाल है और शायद अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी राजनीति बहुत गंदी है साहब, इसको छोड़ने का मन किसी को नहीं करता है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाई माधोपुर की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज कार्रवाई हुई है भाड़ौती कस्बे में, और टीम ने मावा, मिर्च, मसाले इनके सैंपल लिए हैं। दुकानदारों को सफाई रखने के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज संवाद हुआ है सवाई माधोपुर की एक होटल में, रणथंभौर में, और मुख्य अतिथि विधायक इंदिरा मीणा रही। आजकल तो पद भी उनका बढ़ गया। और कार्यक्रम में युवा दल, सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे, शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किए गए कार्यों का बखान किया कि कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन से काम प्रदेश में किए हैं जिनको हमको जनता तक लेकर के जाना है। जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर ने भाजपा को निशाना बनाते हुए भाजपा की जो कार्य प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उस पर आक्षेप लगाए हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, आजकल विधायक इंदिरा मीणा जहां भी जा रही है ना, अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा ज्यादा पीट रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, पक्षपात के इनके आरोप ज्यादा लगे हैं, चाहे वो बजरी खनन का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो। तो आजकल वो अपने आप को पाक दामन बताने का प्रयास ज्यादा कर रही हैं। बाकी मैम, मुद्दे और समस्याएं क्या हैं ये आपको भी अच्छे से पता है और हमें भी पता है, ठीक है ना। वो जो इंप्रेशन था ना आपका, वो शायद आपने नहीं खोया, लेकिन आपके जो छोटे भैया नेता हैं जो आपके साथ में लगे रहते हैं, उनकी वजह से आपकी इमेज और साख गिरी है। और नेताओं की साख ज्यादातर उन्हीं की वजह से गिरती है जो उनके आसपास चमचागिरी करते घूमते हैं ना, दलाल भी कह सकते हैं, उन्हीं की वजह से गिरती है। तो आपके जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं, जिनकी सरपरस्ती में, आपकी सरपरस्ती में जो काम कर रहे हैं अवैध, उन्हीं की वजह से आपकी छवि खराब हो रही है। आगे बढ़ते हैं। और रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र के युवक ने आज एक आत्महत्या का मामला सामने आया। मृतक
चितारा निवासी सोनू 20 साल का रहने वाला था और सुबह अपने घर पर ही इसने फंदा लगा करके और आत्महत्या कर ली। कारण क्या रहे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ से क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या खबरें हैं, बिल्कुल आप जुड़े रहें। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और 2 मिनट का मैं ब्रेक इसलिए लूंगा, मैं एक बार आंख साफ कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं अब और मैं खबर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। 2 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा, तब तक मैं अपनी आंखें ठीक कर लेता हूँ। और आप लोग भी शेयर में कमी मत रखना, ग्रुप्स में भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, यूट्यूब पर भेजो, कहीं भी भेजो, लेकिन आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम, ठीक है। तो मैं यूं गया और यूं आया। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद। और जुड़ते रहें और शेयर करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ गंगापुर सिटी की खबरें, हमारे आसपास से क्या कुछ खबरें हैं। एक तो रॉयल्टी नाकों को लेकर के लगातार जो कांग्रेस के जिला युवा जो उपाध्यक्ष हैं सुबह सिंह सेमाड़ा, ये मामला लगातार उठाते आ रहे हैं। आज उन्होंने वजीरपुर में भी और सपोटरा में भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको याद होगा, इस तरह का एक मामला मैंने पहले भी उठाया था। छावा जब हम जाते हैं ताजपुर रोड पर, वहां भी अवैध रूप से ये चल रहा था। तो क्या ये खनन विभाग के नोटिस में नहीं आता? कोई गणपति, उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि गणपति एंटरप्राइजेज के नाम से मनमाने तरीके से अवैध वसूली पत्थर वालों से, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से की जा रही है। कच्ची पर्चियां दी जा रही हैं, फर्जी पर्चियां बनाई जा रही हैं और जगह जगह टोल नाके खुल गए, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां बड़े दबंग लोग बैठते हैं, बड़े दबंग लोग बैठते हैं सर। और ये मुद्दा मैंने भी बहुत बड़े लेवल पर 1 डेढ़ 2 साल पहले उठाया था। और उसका नतीजा ये निकला कि सारे जो टोल नाके थे अवैध रूप से जो चल रहे थे, उनको सबको हटा दिया। और इसी तरह की कार्रवाई फिर करने की आवश्यकता है। एक बड़ा मुद्दा सुबह सिंह सेमाड़ा ने ये उठाया है। शहर में चोरियों का सिलसिला नहीं थम रहा भाई साहब, हर रोज चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रही हैं। अब तो आप अपने आप को कहीं सुरक्षित नहीं समझ सकते। कारण यह है, अगर आप रास्ते में चल रहे हो और कोई आपका मोबाइल छीन करके ले जाए ना, तो कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। आप देखो कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, कोई कूलर उठा के ले गया। अरे और तो और, ये नगर परिषद के जो जाल लगे हुए हैं ना, फेरो कवर लगे हुए हैं, जाल लगे हुए हैं, इन्हीं को उठा कर ये ले जा रहे हैं। और ये कौन है, कौन है ये स्मैक्सी है, ये वो नशेड़ची हैं जो अपने नशे की पूर्ति करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब इनका इलाज क्या है? इनका इलाज ये है, पुलिस जब तक सक्रिय नहीं होगी, जब तक नशे के नेक्सस को पुलिस नहीं तोड़ेगी, तब तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लोग कितना ही पकड़ लो, मार लो, पीट लो, जमानत हो जाती है, फिर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनको तो पुलिस भी नहीं रखना चाहती। पुलिस क्या करेगी? अगर पुलिस इनको रखेगी तो लाओ इनके लिए स्मैक, लाओ, व्यवस्था करो इनकी। मंगलवार की रात एक साथ 3-3 4-4 जगह चोरी हुई है गंगापुर सिटी क्षेत्र में। मैं आपको बताऊं कि नसिया कॉलोनी में राजू पाठक, उनके यहां से लाखों का माल साफ हो गया। पंसारी गली में कल्लू पंसारी है, उसकी दुकान में चोरी हुई है। जाट बड़ौदा में आज सुबह मेरे पास खबर आई थी,
पशु चिकित्सालय वही है हमारा गंगापुर सिटी का, उसमें से साहब पंखे वगैरह डीप फ्रीज है उनको निकाल करके ले गए। और इसी तरह अटल सेवा केंद्र है, उसमें से भी साहब कुर्सियां टेबल और जो छोटा मोटा सामान था सब ले गए, लाखों रुपए की चोरी हो गई। खाली कर दिया हॉस्पिटल भी और अटल सेवा केंद्र भी। लगातार चोरियों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जबकि अब ये जिला भी बन गया। क्या कानून व्यवस्था को लेकर के, इन चीजों को लेकर के विधायक साहब ने कभी बैठक ली, मीटिंग ली? अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, जनप्रतिनिधि मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, और फिर आप कह रहे हो साहब गोदी मीडिया। बताओ आप, कितने ही इनको फोन कर लो, कितना ही इनसे पूछ लो, इनके पास जवाब ही नहीं है देने के लिए। क्या आप कर क्या रहे हैं ये तो बताओ, कौन सी नई पहल कर रहे हो, किस तरह का कोई अभियान चला रहे हो, क्या कर रहे हो आप ये बताओ। चोरियां तो एक भी नहीं रुक रही आपसे, आप गश्त नहीं कर रहे, आपके पास नफरी कम है, आपके पास संसाधन कम है, क्या दर्द है क्या तकलीफ है वो तो बताओ, पर ये खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी? चोरी लूटपाट बिल्कुल बंद नहीं हो रही, कोई मोबाइल छीन करके भाग गया। आप देखो 2-3 दिन तो लगातार वो जो बेचारे सब्जी वाले थे माली समाज के, उनके साथ लूटे हुई हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे मंडी आते हैं अपना माल लेकर के, रास्ते में कोई भी मिले मोटरसाइकिल लगाई, छीना झपटी की और गायब। पुलिस ने इसको लेकर के अब तक कितने प्रयास किए बता दीजिए, पुलिस का कोई भी अधिकारी हमको ये जवाब दे दीजिए कि साहब आपने कितने लोगों को पहचान करी है, कितनी सीसीटीवी फुटेज कंगाल है, क्या इसको लेकर के आपने कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की है, साफ कर रहा हूं मैं इस बात को, कोई कार्रवाई नहीं की है इन्होंने। आप जाइए, आपकी तो रिपोर्ट भी नहीं लिखते ये लोग, और सूबे के मुखिया कह रहे हैं साहब मैंने एफआईआर अनिवार्य कर दी। गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आप मुझे। नहीं लिखते सर, पुलिस वाले आसानी से आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे, वो लोग हमें फोन करते हैं पीड़ित जो है, साहब हम कल से चक्कर लगा रहे हैं हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे, फिर हमें फोन करना पड़ता है थाने में कि सर एफआईआर तो लिख लो कम से कम। बताओ आप, और कह रहे हो कि साहब कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कानून व्यवस्था कितना ही करोड़ों रुपए का बजट दे दो ना, आम आदमी को तो राहत ही नहीं मिल रही, फिर क्या फायदा? नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई अभियान नहीं चल रहा, ये है। और बामनवास क्षेत्र में बिल्कुल बिजली की कटौती चल रही है, ग्रामीण दुखी हैं, किसान दुखी हैं, ज्ञापन दिया है एसडीएम को कि साहब बिजली की आपूर्ति पूरी करें। गांवों में भी जनता रहती है, आम आदमी रहते हैं, जानवर नहीं रहते, है ना? वोट मांगने तो पहुंच जाते हो आप, मगर इनका दर्द, इनकी तकलीफ, इनकी समस्या सुनने कभी नहीं जाते। आजकल तो सांसद महोदय को भी बामनवास नजर आ गया है ना। और आखिर लंबे समय बाद में नगर परिषद गंगापुर सिटी को स्थायी आयुक्त मिल चुके हैं। जी हाँ, नरसिंह मीणा भरतपुर से ट्रांसफर होकर के वो यहाँ आए हैं, और याद रखना ये वो नरसिंह मीणा नहीं है जो पहले यहाँ लगे थे, वो नहीं है, ये दूसरे हैं। और जो मैंने इनके बारे में जानकारी निकाली कि बड़े सख्त आदमी हैं, काम में बिलीव करते हैं, और फालतू किसी की चापलूसी नहीं करते, ना कोई दबाव झेलते हैं। अच्छी बात है, अच्छा काम करें, नगर परिषद की स्थिति सुधार दें साहब, यही चाहते हैं हम तो, और तो क्या कहें। और बोली बोली से एक मामला आज आया, हमारे वहां के जो पत्रकार है प्रेमराज सैनी, आज उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि साहब इंदिरा जी के कोई चहेते हैं जिनको कल परसों पुलिस ने किसी मामले में पकड़ा था, 307 का मुकदमा था, और उसके बावजूद भी तुरंत जमानत हो गई। और आज किसी शख्स ने हमारे ही पत्रकार को फोन करके, जबकि कोई 1.5 महीने पहले की खबर थी, 1.5 महीने पहले की खबर है ना, ये नरेगा में धांधली को लेकर के हमने एक खबर चलाई थी बॉडी में, और उसका रिजल्ट भी निकला था, जेटीओ को हटा दिया गया था और कार्रवाई की गई थी। उसको लेकर के आज हमारे पत्रकार को धमकी दी गई है। हालांकि मैंने प्रेमराज जी से कहा है इग्नोर करो, ज्यादा बकवास करता है तो उसके नंबर आप मुझे भेज दीजिए, मैं बात करता हूं उससे कि आप होते कौन है मीडिया को ये समझाने वाले कि कौन सी खबर चलानी है कौन सी नहीं चलानी। किसी से डरने की या दबने की आवश्यकता नहीं है, आप बोली थाने में जाकर के मामला दर्ज करवाइए, अगर ज्यादा शाना बन रहा है ना वो, क्योंकि सुनने में आया है कि साहब विधायक महोदय का ही हाथ है साहब उस पर। तो विधायक मैम, ये जो चीजें हैं ना आपकी जो निकल करके आ रही हैं, ये आपके समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं देंगी अब आने वाले चुनावों में, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा आपको। अब आपका जीवन व्यक्तिगत नहीं है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, सार्वजनिक जीवन है आपका, आपकी एक एक चीज पर लोग नजर रखते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर रिकॉर्डिंग हो गई, वीडियो किसी ने डाल दिया, तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी 2 मिनट में।
इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो चमचे हैं ना, इनको समझाओ, आपके जो दलाल हैं, आपके आसपास जो बैठे हुए हैं, इनको समझाओ, इनकी वजह से आपकी छवि खराब हो रही है। ठीक है। असलम खान जी कह रहे हैं अजय जी का नेट प्रॉब्लम है क्या, न्यूज कैसे रुक रही है? हमारे यहाँ नहीं रुक रही है बड़े भाई, हमारे यहाँ नहीं रुक रही है, हमारे यहाँ से खबर प्रॉपर चल रही है, आवाज भी ठीक आ रही है, पिक्चर क्वालिटी भी ठीक है। लेकिन आपके यहाँ शायद नेट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज बारिश का दिन है। हाँ, बारिश की समस्या है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है आपके यहाँ। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो दर्शक बार बार कमेंट कर रहे थे, गंगापुर की राजनीति में भी आज एक नई एंट्री हुई है। बिजनेसमैन और समाजसेवी रंगलाल मीणा, उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। जयपुर जाकर के मेरे पास भी कॉल आया था, उन्होंने मुझे फोन भी किया और फिर फोटो और खबर भी मैंने डाली थी। ठीक है ना, तो बिल्कुल बसपा ज्वाइन कर ली। आने वाले दिनों में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुसीबतें जो बढ़ेंगी ना, वो शायद कांग्रेस के लिए ही बढ़ेंगी, क्योंकि ये सारे जो वोट कटेंगे ना, ये कांग्रेस के कटेंगे, ये भी निश्चित है। अभी तो बहुत उथल पुथल होगी सर, गंगापुर की राजनीति में बहुत उथल पुथल होगी। आप किसी का टिकट निश्चित मत मानिए, और कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं भी हो सकती हैं कि जिनके बारे में सोचा नहीं था, उनको भी टिकट मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये सही बात है, इस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा हमारा। रीट, हाँ, रीट को लेकर के आज हमने ब्रेकिंग लगाई थी कि 82 अंक जिनके आए हैं, अब वो भी पात्र इसके माने जाएंगे। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। और एक चीज और, आज कुछ लोग मुझे मिले थे, मेरा घर भी है वहां, तो मैं भी वहां अक्सर जब जाता हूँ, एक घर है वहां पर, तो वहां जब मैं जाता हूँ तो देखने को मिलता है सर, उस रास्ते की स्थिति बहुत खराब। जैसे ही आप एक्सिस बैंक से थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर अंबेडकर नगर की तरफ जाते हैं, वो रास्ता इतना खराब हो चुका है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। वार्ड नंबर 46 पड़ता है, इसको लेकर के आज मैंने बात की है। और वार्ड नंबर 46 यानी आदर्श नगर के जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि आपके रोड के टेंडर हो चुके हैं। मोहन मिस्त्री से लेकर के और सुमन पब्लिक स्कूल तक का जो रोड है, इसके टेंडर हो चुके हैं। और बहुत ही जल्दी 2 दिन में या 3 दिन में इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आज मैंने वार्ड मेंबर से क्लियर कह दिया है, पहले की जो सड़क है उसको खुदवा करके बिल्कुल समतल करके और फिर रोड का निर्माण किया जाए, और बिथ नाली की रोड बनेगी। बिथ नाली की रोड बनेगी तो जो समस्या है आपके यहाँ, कीचड़, गंदगी और जितनी परेशानियां हैं, उम्मीद ये करता हूं और मैं तो ये मानता हूं, शिवारी जी खूब सड़क लेकर के आए हैं, चाहे उन्होंने विधायक से ली हो, चाहे कहीं से भी ली हो, लेकिन खूब सड़क अपने वार्ड के लिए लेकर के आए हैं। ये एक दर्द, एक तकलीफ जरूर थी उस वार्ड की, जिसका भी उन्होंने समाधान कर दिया है। आज मैंने उनसे तुरंत बात की है और उन्होंने यही कहा है कि साहब 1-2 दिन में मैं काम चालू कर दूंगा। टेंडर हो चुके हैं, 26 लाख से ऊपर की ये सड़क है, जो मोहन मिस्त्री के मकान से लेकर के और सुमन स्कूल तक बनेगी, बिथनाले के। और पहले की रोड को जो हटा करके और नए तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये रोड बनेगी। आप लोगों को भी ध्यान रखना आवश्यक है, जागरूक रहना जरूरी है, अच्छी क्वालिटी के साथ सड़कें बननी चाहिए। और मिर्जापुर का मामला, यस, मिर्जापुर का जो मामला है, इसको लेकर के बड़ा हो हल्ला हुआ, हमने भी खूब लाइव चलाई और लोग भी थोड़े से डर गए कि साहब कितनी मकान तोड़ोगे, कितनी दुकानों को आप तोड़ोगे, क्या कुछ होने वाला है। और लोगों ने खुद ने ही कुछ तो खाली कर दी, प्रशासन ने वहां जाकर के निशान भी लगा दिए, इतनी दुकान जाएगी, इतनी जगह जाएगी। लोग भी डर गए, क्योंकि बरसों से वहां रह रहे थे सर, तो उनका आशियाना उजाड़ना इतना आसान काम भी नहीं था। लेकिन इसको लेकर के अब क्या अपडेट है वो मैं बता देता हूं। और कम से कम उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर है जो डरे हुए थे और जो पैनिक थे, कि अदालत में इस लड़ाई को लड़ा गया और आखिर में इन लोगों की जीत हुई और अब उस पर स्थगन आदेश आ चुके हैं। तो वो जो वकील हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, कॉल के माध्यम से मैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, राजेश जी को, ताकि वो विस्तार से इसकी जानकारी दे सकें। हेलो। हेलो। हाँ राजेश सर, नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज 7 आस्थान पर। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। एक बड़ा मुद्दा आया था राजेश जी, मिर्जापुर का, ईदगाह मोड़ से लेकर के मिर्जापुर तक लोग डरे हुए थे, प्रशासन का पीला पंजा भी चला, नोटिस भी सब लोगों को दे दिए गए।
और लोग लड़ाई भी अपने स्तर पर लड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आज का नहीं 2017 का ये मैटर था। आखिर में अब इसको लेकर के जो स्थगन आदेश अदालत ने दिए हैं, क्या कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सर ये एक्चुअल में अभी जो नोटिस आए वो तहसीलदार गंगापुर सिटी की तरफ से जारी किए गए थे। हम्म। और ये जो मामला था जिससे जारी किए गए थे वो 2017 का मामला है। हम्म। इन दो पक्षकारों के मतलब खसरा नंबर 923 जो भूमि थी हम्म। मिर्जापुर क्षेत्र की, उसमें 12 खातेदारान थे। तो हम्म। किन्हीं दो खातेदारान के बीच में वो कोई वाद चला। हम्म। उस बाद में रिप्रेजेंटेशन के आदेश हुए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब परिवेदना के आदेश हुए थे कि 3 महीने में रेस्पोंडेंट जो है जिला कलेक्टर वगैरह और जो अपने जो पार्टियां थी उसमें रेस्पोंडेंट जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, उनको ये आदेश हुए कि भाई 3 महीने में इसकी परिवेदना को सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। वो 3 महीने में परिवेदना का निस्तारण करके उन्होंने पेश किया था। जो भी अतिक्रमण थोड़ा बहुत था वो हटाया। उन्होंने ये रिपोर्ट में पेश किया कि सर जो अतिक्रमण था हमने रास्ते से हटाया। उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन अवमानना याचिका न्यायालय में पेश करी, तो वो खारिज हो गई उनकी। तो उस प्रकरण को लेकर के फिर वो रेस्टोरेशन के एप्लीकेशन के साथ में वो अब मतलब उसमें दोबारा एप्लीकेशन पेश की गई अवमान्य याचिका में। और उस पर ये आदेश जस्टिस महेंद्र गोयल जी की बेंच ने किए कि 3 अगस्त तक जो खसरा नंबर 923 का जो अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है रोड के ऊपर, वो हटाया जाए। और 3 अगस्त तक जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और नगर परिषद आयुक्त गंगापुर सिटी को ये आदेश दिए कि इसको अतिक्रमण को हटा करके हमें इन्फॉर्म करें, बिल्कुल, रिपोर्ट पेश करें और अपना एफिडेविट भी पेश करें। यदि 3 अगस्त तक नहीं हटाते तो पर्सनली कॉल किया था उनको नगर परिषद आयुक्त गंगापुर और जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को। तो जब हमारे पास ये मामला आया तो करीब 79 लोगों को ये अंबेडकर धर्मशाला से लेकर ईदगाह मोड़ तक दोनों तरफ करीब 79 लोगों के पास ये नोटिस दिया था तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा। हाँ, और कार्रवाई भी शुरू हो गई थी लगभग। और इसमें करीब जाब्ता वगैरह के लिए भी निशान वगैरह लगा लिए, पुलिस जाब्ता के लिए भी वो करने लगे, अधिकारी आने लगे, क्योंकि जिला कलेक्टर साहब को इसमें पर्सनल कॉल किया था तो कार्रवाई तो होना स्वाभाविक था 3 अगस्त से पहले पहले। बिल्कुल, और एक अवमानना का मामला था ये। जी। उसके बाद जब हमारे पास वो लोग आए नोटिसों को लेकर आए कि इस तरीके के नोटिस आए, कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास नोटिस ही पहली बार आया। क्योंकि उस जो 2017 की जो बात चला उसमें 5-7 लोग ही मतलब उस बात को लड़ रहे थे, बाकी लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तो जब हमारे पास बात आया तो हमने एक याचिका या माननीय उच्च न्यायालय पेश करी, जिसमें लीगली जो हमने इशू लिए वो ये लिए कि एक तो तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा ये नोटिस जारी किए गए थे। तो इसमें नगर परिषद क्षेत्र में जो लीगल पोजीशन थी वो बता रहा हूँ आपको कि नगर परिषद क्षेत्र में, क्योंकि ये नगर परिषद एरिया की जमीन का मामला है, नगर परिषद बाढ़ की सीमा के अंतर्गत ये मामला आता है। बिल्कुल। तो लीगल उस पर नोटिस जो इशू कर सकती है वो नगर परिषद कर सकती है, नहीं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी। ठीक है। तहसीलदार जो नोटिस जारी कर सकते हैं वो सॉरी ये चारागाह भूमि, मंदिर माफी, इस तरीके की भूमि पर वो नोटिस जारी कर सकते हैं। तो एक तो लीगल हमने ये लिया। दूसरा हमने लिया था कि 14 तारीख को नोटिस जारी किए गए थे, 17 तारीख तक का उनको जो है टाइम दिया गया था। 3 दिवस के अंदर अपने जो एनक्रोचमेंट है उसको हटा ले। जब हमने उनके पोजीशन संबंधित लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे तो सारे लोगों के पास ग्राम पंचायत प्लस नगर परिषद के पट्टा थे और निर्माण स्वीकृति उन लोगों को सब लोगों के पास थी। क्योंकि पहले मिर्जापुर ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी। जी जी। तो ग्राम पंचायत जब हुआ करती थी, जब लोगों ने पट्टे ले लिए तो ग्राम पंचायत के पट्टे थे और जब कुछ लोगों ने उसको नगर परिषद के भी पट्टे ले लिए। अब इश्यू ये था कि जब आपके पास जब पट्टा है, चाहे वो ग्राम पंचायत का है चाहे वो नगर परिषद का है, तो लीगल आप उसके मालिक है हो। बिल्कुल। तो लीगल मालिक की पोजीशन फिर अलग हो जाती है। आप उनके एनक्रोचमेंट को इस तरीके से हटाना चाहते हो कि मात्र 3 दिन के टाइम पे उनके जो पट्टा शुदा भूमि के मतलब जो मकान और दुकान वगैरह बना के लोग 50-50 साल से बैठे हैं, उनको मात्र 3 दिन का समय, और 3 दिन का भी वो क्या है 14 तारीख का उसमें डेट है, पर उनको मिला किसी को 15 को था, किसी को मतलब उनको 1-2 दिन का टाइम ही दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि लीगल पोजीशन ये है कि आपको सुनवाई का भाई जो नेचुरल जस्टिस है उसके लिए आपको जो भी निर्णय हो वो अलग चीज है, पर सुनवाई का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। बिल्कुल।
तो हमने जब उनकी लीगल पोजीशन, जब माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक याचिका पेश करी, उस याचिका में वो पहले के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने इकट्ठे, हमारे पास एक्चुअली में टाइम बहुत कम था। बिल्कुल, टाइम की ही इसमें सबसे मेन लड़ाई थी सर। क्योंकि मेरे को जो इन लोगों ने संपर्क किया वो फ्राइडे को संपर्क किया था, और मंडे को हमने याचिका पेश करके और मंगलवार को इसमें स्थगन आदेश ले लिया। तो जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी की जो एक खंडपीठ थी, उसमें हमने अपनी बात रखी, सारी लोगों की बात रखी, सर हमें नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, हमें सुना जाए। तो न्यायालय ने हमारी बात को सही माना, और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है इस पे स्थगन दे दिया, और लगभग 2 महीने बाद की उसमें डेट दी है। और रेस्पोंडेंट से भी कहा है कि भाई आप जो सड़क की डेप्थ के बारे में, क्योंकि हमने एक लीगल उसमें ये भी लिया था कि किसी आरटीआई में पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है साहब, वो हमसे कह रहे हैं कि भाई ये जो डेप्थ है इसकी 10 से 15 मीटर है, किसी में को कह रहे हैं 20 मीटर है। तो जब आप जस्टिफाई ये नहीं कर पा रहे कि रोड की जो वो है अपनी चौड़ाई है रोड की, कितनी होनी चाहिए टोटल, और फिर उन्होंने जो एनक्रोचमेंट बताया वो डायरेक्ट एक घर के आगे ये लिख दिया, पर्टिकुलर ये है कि आपका 120 वर्गज पे अतिक्रमण है। आप भाई ऐसे नहीं ले सकते, आप वो क्लियर, जब किसी के मकान को आप तोड़ रहे हो, 50 साल पुराने पट्टे के मकान को, तो फिर रोड का भी आपको लीगल पूरा एक एक पॉइंट ये लिखना पड़ेगा कि सेंटर से इतनी हमको चाहिए, लीगल हमारा ये है, और आपने इतनी रोड पे अतिक्रमण कर रखा है। तो वो सारा जो नाप तोल है उनकी, वो उन्होंने कहीं जस्टिफाई नहीं करी। और जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी कर्मचारी, वो ही कंफ्यूज है कि भाई रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं वो शुरू से जो है लीगल बातें, शुरू से मुद्दा भी था वो राजेश जी कि इसको लेकर के क्लियर नहीं था। आदेश दे दिया, और 2 महीने बाद की इसमें अभी डेट दी है, और रेस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू करने के इसमें वो हुए। अच्छा मुझे बताइए राजेश सर, अभी फौरी तौर पर इन लोगों को कितनी राहत मिली और कब तक राहत मिल पाई है? नहीं सर, ये क्या है, ये सिविल नेचर के मामले हैं, जमीन से संबंधित मैटर है, और इस पर अब जो सुनवाई होगी वो लीगली जो इसमें जो मंथन होगा ना, वो कोर्ट में लंबा चलेगा थोड़ा मामला। तो गवर्नमेंट का रिप्लाई इसमें आना है, और गवर्नमेंट का रिप्लाई आने के बाद सारा उनको ये देना पड़ेगा कि भाई रोड पे अतिक्रमण इन लोगों का इतना है, इन लोगों का इतना है, और आपकी एक्चुअल में रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अब जिला भी बन रहा है अपना गंगापुर। तो उसके अकॉर्डिंग भाई आप जैसे अगर मतलब बाहर से रोड जारी कर रहे हो तो अंदर से कितना तोड़फोड़ आपको करना है, और रोड की चौड़ाई। फिर दूसरी बात ये कि जो चलो रोड पे अगर पोजीशन है, उसके अलावा जमीन आप लेते हो तो फिर उनके मुआवजे की कार्रवाई अलग से फिर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पट्टा शुदे यदि मेरी भूमि है, मकान है, तो उसका आपको रोड चौड़ा करना चाहते हो तो फिर उसके लिए अलग वो जो कानून है वो अलग है। तो इसमें क्या पूरा मंथन होगा, गवर्नमेंट का रिप्लाई अभी आएगा, फिर हम अपना रिजॉइंडर पेश करेंगे, हमारी जो बात हमको कहनी है वो बात फिर कहेंगे हम। तो ये अभी मामला लंबा चलेगा, इसमें मतलब जल्दी इसका निर्णय होना मुमकिन नहीं है। तो अभी तो फिलहाल लोगों को राहत मिल गई कुल मिलाकर के, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? पूरी तरह राहत है अभी तो फिलहाल। तो जिन लोगों ने हटा लिए हैं, जिन लोगों ने खुद नहीं विचारों ने तोड़फोड़ कर लिया, जिनकी तोड़फोड़ हो गई, उनका? सर मेरे पास जो लोग आए थे तो करीब 17 लोग मेरे पास आए थे, मतलब मेरे पास करीब 22 लोग आए थे। तो अर्जेंट में जिनके कागज अनकम्प्लीट थे या नोटिस जिनको हो गए, जिनके मिस हो गए, तो वो कुछ ऐसे भी थे। तो मेरे पास 17 लोग ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स को भी ये बहुत हमने मंडे को ये रिट पेश करी है करीब 11 बजे, और नेक्स्ट डे हमने ट्यूसडे को मतलब इसकी वो स्टे ले लिया इस पे। तो हमने क्या एक मेंशनिंग होती है, कोई अर्जेंट नेचर के जो मैटर आते हैं जिनमें टाइम कम रहता है, तो उसमें जज के सामने मेंशनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि दैनिक बाद सूची में जो मामले सूचीबद्ध होते हैं, तो यहाँ हाईकोर्ट में सिस्टम है कि दैनिक सूची में बाद में प्रत्येक वो कॉज लिस्ट में आते हैं, वही मैटरों को कोर्ट सुनता है उस दिन। अच्छा ये भी अच्छा रहा कि कोर्ट ने तुरंत हेयरिंग के लिए टाइम दे दिया। तो हमने उनके सामने मेंशनिंग करी, सर अर्जेंट नेचर का मैटर है, तो कोर्ट ने हमको सेकंड डे ही उस मामले को रख दिया 3:30 बजे। तो सुनवाई जब हमारी हुई तो हमें हमारी बात को उन्होंने जायज माना और हमें इस तरह आदेश दिया। तो कुल मिलाकर के है आपने और आपकी टीम ने यहाँ के लोगों के लिए एक शानदार काम किया है। कम से कम अभी तो राहत मिल गई गंगापुर के उन लोगों को जो मिर्जापुर के निवासी हैं। जी सर, अभी उनको नंबर चलेगा थोड़ा मामला धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
समझने के लिए पूरी को स्पष्ट करने के लिए, सर। तो मेजर वाले जो लोग हैं उनके टेंशन वाली जो बात है उसके लिए खोलकर बता दिया है कि अब आप लोगों के लिए इसमें फौरी तौर पर राहत मिल चुकी है। अब अगली जो सुनवाई 2 महीने बाद होगी उसमें प्रशासन को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट एक एक चीज को बारीकी से अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा, तब जाकर के इस मामले में आगे चलेगा। बाकी ये रेवेन्यू के मामले हैं, लगातार इसी तरह लंबे चलते रहते हैं। आज एक मुद्दा और हमने उठाया था, ग्राम पंचायतों के सरपंच आए थे, ग्रामीण आए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया था कई चीजों को लेकर के, कई धांधली और कई भ्रष्टाचार को लेकर के, और सबसे बड़ा फोकस था उनका बिजली विभाग पर कि साहब 8-8 10-10 दिन हो गए, ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके डिमांड नोटिस जमा हुए 2-2 4-4 महीने हो गए, लेकिन उनके घरों में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण वही है कि बस अधिकारियों के पास सामान नहीं है, खुल करके अपनी बात वो रखते नहीं है और जनता भटकती रहती है, दर दर की ठोकर खाती रहती है। सोसाइटियों को लेकर के भी यही मुद्दा आया कि साहब किसी का कर्जा माफ हो गया, उसके बावजूद भी जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं वो वसूली कर रहे हैं किसानों से। बहुत खुल करके कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, अंदरूनी तौर पर टेबल के नीचे से पैसे किसानों से लिए हैं बहुत सारे सेक्रेटरियों ने, जिनके कर्जे माफ हो गए उसके बावजूद भी। सोसाइटियों में पहले जो खाद और बीज पहुंचा करता था, सोसाइटी के कर्मचारी नहीं पहुंच रहे तो खाद और बीज तो कहां से पहुंचेगा? ये समस्याएं भी निकल करके सामने आई। नरेगा के कामों को लेकर के समस्याएं सामने आई हैं। बिजली विभाग को लेकर के जनता ज्यादा आक्रोशित नजर आई। इसके अलावा जो अंडरपास पुलियाएं बनाई गई है उनका भी लोगों ने विरोध किया है। उनको लेकर के भी लोगों की दर्द है, लोगों की तकलीफ है कि साहब आपने ये बना तो दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये अब गले की फांस बनती जा रही हैं, इनसे उल्टी मुसीबत ज्यादा बड़ी है। यानी ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी अब जागरूक होने लगी है, सवाल करने लगी है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, हर नागरिक से, हर व्यक्ति से, सिर्फ वोट बैंक मत बनो, अपनी इस वोट की ताकत को पहचानो और इन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का हक है। संविधान की आप लोग भाई है ना, अरे स्वतंत्र खतरे में, अरे संविधान खतरे में, मेरा सबसे ज्यादा लोकतंत्र चोट पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा संविधान आप लोग पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जनता तो अपना काम कर रही है लेकिन आप अपना काम ईमानदारी के साथ में नहीं कर रहे। छोटी छोटी समस्याओं का आप समाधान नहीं करवा पा रहे हैं, करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी चाहे जल जीवन मिशन योजना की बात कर लो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लो, सड़कों की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, हर घर नल योजना जो है उसकी बात कर लो, सब में आपको धांधली मिलेगी। बिल उठ गए, पैसे उठ गए, ठेकेदार भाग गए, लेकिन जनता अभी भी मुंड पकड़ करके रो रही है, उनके काम हो ही नहीं रहे। ग्रामीण जनता अब सामने आने लगी है, जागरूक होने लगी है, सवाल करने लगी है और सवाल वाजिब भी है। सवाल तो बनता है, सवाल पूछना भी पड़ेगा और जवाब आने वाले दिनों में, मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, सोच समझ करके अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल ढंग से करना। योग्य व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, सबसे बड़ी बात है योग्य व्यक्ति है, जिसकी नीयत अच्छी है, जो काम करने का मादा रखता है, जुनून है, उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर दीजिए। भाई भतीजावाद और सारी चीजें बिल्कुल अलग कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं थे, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। सड़कों का काम धीरे धीरे अब वार्डों में शुरू हो चुका है। कुछ दर्शकों ने पूछा था वार्डों की, तो सर वो बड़ी लिस्ट है, 113 काम है, 1-2-10 काम नहीं है, 113 काम है। एक साथ उनको पढ़ पाना असंभव है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सड़कों को लेकर के कोई विशेष प्रोग्राम में लेकर के आऊंगा अलग से, तो बिल्कुल मैं आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। कल मेरा फोकस 2-3 चीजों पर रहेगा। एक तो मोकला अंडरपास, उसको लेकर के एक जल जीवन मिशन योजना की जो प्रगति है, हालांकि मैंने आजकल पूछना ही बंद कर दिया सर, क्योंकि क्या कहें, अधिकारी के पास कोई जवाब ही नहीं है सर। ये तो रहता ऊपर से ही फैला हुआ है, तो कर्मचारी भी क्या करें, वो है ना, वो तो उनको तो नौकरी करनी है, तो वो खुल करके बेचारे बोल भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत डिले हो गया प्रोग्राम, काफी लंबा चल गया। और एक बार फिर कहूंगा, अच्छे दर्शक बन करके आप चैनल देखें, अच्छे दर्शक बन करके सिर्फ खबर को खबर के माध्यम से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कट्टरता का चश्मा उतार करके देखें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना जरूर ध्यान रखते हैं, क्षेत्र के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठाना मीडिया का कर्तव्य है और उसको हम बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उठाते रहेंगे। मीडिया की ताकत जो है बहुत बड़ी ताकत है, अगर मीडिया का ढंग से सदुपयोग किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कल तक मेरी भी आंखों में थोड़ा सा और राहत मुझे मिलेगी कल की बजाय। हालांकि आज काफ़ी राहत है दवाई गोलियों की वजह से, लेकिन ये सीज़न है, चल ही रहा है, बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ख्याल रखें। बाकी डरने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, बरसात का सीज़न है,